हरियाणा के भिलाना और राखीगढ़ी में सिंधु घाटी सदृश सभ्यता हमें दिखाई दी है। साथ में तमिलनाडु की झाड़ी और शिवगलाई में भी हमें सिंधु घाटी सदृश सभ्यता दिखाई दी। लेकिन भिलाना और राखीगढ़ी की जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन दिखाई पड़ती है। हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सिंधु हड़प्पा घाटी प्राचीन सभ्यता जो है वो जो एरिया है वो बलूचिस्तान से पंजाब तक, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश यहाँ तक फैली हुई दिखाई देती है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मेरगढ़ है जो पाकिस्तान में है, अमरी, किलीगुल, बम्बत, गोलबीरा, बागोर, इन क्षेत्रों का भी जिक्र आता है। आगे जाकर हम जब जाते हैं इस आगे जाकर राखीगढ़ी, भिलाना जो हरियाणा में से जुड़े हैं उसमें, उसके बाद में तमिलनाडु की झाड़ी, शिवगलाई, इन क्षेत्र में भी हमें सिंधु घाटी सदृश सभ्यता दिखाई दी। परंतु राखीगढ़ी जो क्षेत्र है हरियाणा का वो 50 साल पुराना दिखाई पड़ता है। वही भिलाना में 7500 से 850 साल पुराना वो कालखंड दिखाई पड़ता है। ये दोनों राखीगढ़ी और भिलाना ये दोनों प्राचीन दिखाई पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राचीन दिखाई पड़ता है। सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता है वो 3300 से ईसा पूर्व 3300 से 1900 का प्राचीन काल दिखाई पड़ता है। अतः इस कारण जो हमारा संशोधन दिखाई पड़ा उसमें कुछ नया बोर्ड ले लिया है, क्योंकि इससे पहले हम जो सभ्यता थी इसको हम अलग 3 भागों में डिवाइड करते थे। जो पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता जो उसका कालखंड 700 300 था, जो पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड माना जाता है 1700 तो 300 ईसा पूर्व। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता ईसा पूर्व 300 से 1900 या 2600। परिपक्व सिंधु सभ्यता ये 2600 से 1900 तक बीच वो कालखंड रहा है। उसी साथ ही हमें पाषाण काल का भी हम संदर्भ लेते हैं। पूरा पाषाण काल ईसा पूर्व 25,000 से 1200, मध्य पाषाण काल ईसा पूर्व 12,000 से 10,000, बाद में नया पाषाण काल जो कालखंड है वो 10,000 से ईसा पूर्व 10,000 से 3,300। बाद में कांस्य युग आता है वो 10,000 से 13,300 से 1200। कांस्य युग जो कालखंड रहा है वो 13,300 से 1200। बाद में लोह युग आता है जो कालखंड रहा है 1200 से 550। ये कालखंड हमें दिखाई पड़ता है। इन दोनों कालखंडों को हमको समझना होगा और हमारा संशोधन उसी बीच में चलता है। उसी बीच में मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका ये पाषाण स्थल का साक्ष्य देता है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका स्थल है, ये पाषाण स्थल का पाषाण युग का साक्ष्य देता है। मुझे मेरे परिवार सहित उस भीमबेटका को भेंट देने का अवसर आया। मैं वहाँ भेंट भी दी भीमबेटका को। अतः पाषाण युग की वहाँ यादें ताज़ा होती है। उसी बीच में भूगर्भ वैज्ञानिक GSI के वैज्ञानिक अनुसंधान किया। इन्होंने 1982 में मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में के हथनोला गांव में 2,500 से 250 से 3 लाख पूर्व मानव का खोज किया है। 2.5 लाख से 3 लाख पूर्व मानव का खोज किया अनुसंधान के जी ने। जो 1982 की खोज है उसे नर्मदा घाटी में मिलने का उस मानव नाम दिया गया है। और जो नर्मदा मानव है वो ह्यूमन एक्टस श्रेणी से जुड़ा है। सदर विभाग में मेरे एक मित्र है स्मृति देशमानी प्रगत, उन्होंने मुझे उनके डिपार्टमेंट में निमंत्रण दिया और उन्होंने मुझे उनका म्यूजियम भी दिखाया। अतः मैंने
नर्मदा मानव से लेके वो प्राचीन भारत का, ओरिजिन भारत का वो पूरा संदर्भ मैंने देखा है उस म्यूजियम में, जीएसआई के म्यूजियम में। तो ये जो संदर्भ है, ये संदर्भ के कारण जो हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है रहे हैं, विभिन्न धार्मिक ग्रंथ हैं, ब्रह्मा आदि के मानव उत्पत्ति के संदर्भ में जो भी धर्म में लिखे हैं, उसको उस पर उन्होंने उस सिद्धांतों, मानव उत्पत्ति सिद्धांतों को उन्होंने झुटला दिया है, उनका पर्दाफाश किया है। विज्ञान अनुसार विश्व का पहला मानव लगभग 28 लाख वर्ष पहले 28 लाख वर्ष पहले भारत में 2500 से 3 लाख पहले का मानव मिला है। लेकिन विश्व का पहला मानव 28 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में मिला है, और वो होमो हेबिलस श्रेणी से जुड़ा है, होमो हेबिलस। और जो दोनों पैरों से चलने वाला वो मानव था, वो प्रजाति का मानव था। और अफ्रीका का वो अफ्रीका से ही समस्त विश्व में वो मानव फैले हुए हैं, मानव प्रजाति फैली हुई है। इसको हम समझ सकते हैं, इसको हम समझना होगा। आधुनिक मानव या होमोसेपियंस श्रेणी से जुड़ा है। ये हमें इतिहास बताता है, साइंस विज्ञान उसका पुरावा देता है। सिंधु घाटी सभ्यता में हरियाणा की राखीगढ़ी में 5000 साल पुराना उन्नत शहर भी मिला, साथ ही 4600 पुराना मानवीय कंकाल भी मिला। जो यहाँ जो मिले हैं वो 2.5 लाख से 3 लाख पूरे मिलेगा, लेकिन यहाँ जो मिले 4600 साल के में दिखाई पड़ते हैं। इसी साथ ही आभूषण बनाने फैक्ट्री, कीमती पत्थर, सोने चांदी के बर्तन, मोहरे, अग्निचूल्हे, पक्की ईंटों के घर, 25 मीटर चौड़ी सड़कें, पक्की ईंटों की 25 मीटर की सड़कें दिखाई दी वहाँ। तांबे के बर्तन, सुनियोजित जल निकासी, हेलिकोडम की मूर्तियाँ, विशिष्ट गोलाकार मोहर, और उसमें एक तरफ मगरमच्छ और दूसरी तरफ हड़प्पा लिपि अंकित है। यह संदर्भ में उन्नत शहर का बोध कराती है। वहीं भिराना में हकराविया संस्कृति का बोध होता है। गौतम में सदृश उपकरण मिले हैं। नृत्य करती हुई लड़की का रेखा चित्र मिला है, जो हमें सिंध संस्कृति में मिला है। तांबू की वस्तुएं, कुल्हाड़ी, तीर के निशान, मन के पक्के ईंटों के घर, कृषि जीवन शैली भी हमें दिखाई दी। जले हुए गेहूँ और जौ की फसल मिली। नगर नियोजन का भी संदर्भ दिखता है। बहुकक्षीय मल्टी रूम हमको दिखाई दी है। तो ये उन्नत शहर का ही बोध कराता है। यानी प्राचीन काल में उन्नत शहर थे, ये हमें बोध कराता है। यानी प्राचीन सभ्यता, ये शहरी सभ्यता हमको दिखाई देती है। उसी के साथ हमें तमिलनाडु की झाड़ी, और वो जो संदर्भ है वो 500, 600, का संदर्भ हमको दिखाई देता है अपना भिराना का। और तमिलनाडु की झाड़ी, शिव गलाई उत्खनन में सिंधु घाटी सदृश सभ्यता का बोध होता है। कार्बन डेटिंग से ऊँटियाँ 200 साल पुरानी दिखाई दी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो चक्राकार स्तूप मिला, अन्य स्तूप मिला, स्तूप के समय तंत्र भी मिला है, डायनास्टर मानवी मुद्रा मिली, बटा सिंह मिला, ऋषभ मिला, शक्ति चिन्ह मिला, जो बुद्ध से जुड़ा है, बुद्ध संस्कृति जुड़ा है, वो वहाँ दिखाई नहीं दिया। तो पहला बुद्ध हमें तमिलनाडु बुद्ध, यह हमें सिंध संस्कृति में दिखाई पड़ता है। लेकिन राखीगढ़ी या भिराना में उसका संदर्भ हमको दिखाई नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हो रहा है? और जब 28 बुद्ध, जो बुद्ध परंपरा 28 बुद्ध तक चलती आई है, शक्ति बुद्ध तक वो परंपरा है। लेकिन राखीगढ़ी और भिराना में वो प्रमाण हमें आदि जीवन संस्कृति का बोध कराती है। आदि जीवन संस्कृति का बोध कराती है, हमको समझना होगा। उस टाइम में कोई धर्म वर्म कुछ था नहीं, और टिपी चरबा के DNA वहाँ दिखाई नहीं।
टेपी चरवाहा के लिए वहाँ दिखाई नहीं दिए। अतः ब्राह्मण वर्ग वैदिक ग्रामीण सभ्यता, उनका जो ब्राह्मण सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता है, लेकिन कहीं भी वैदिक सभ्यता या ब्राह्मण सभ्यता का हमें वहाँ कोई प्रमाण नहीं मिला। अतः ब्राह्मण आर्य सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। ब्राह्मण आर्य सिद्धांत थियरी पे हमें प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि वहाँ कहीं भी ग्रामीण सभ्यता दिखाई नहीं दी, ना कोई इतिहास वहाँ उनका दिखाई दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में कई संस्कृति का उदय हुआ है। विशेष हम 7 संस्कृति को संदर्भ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समान संस्कृति समान 7 सभ्यता भी भारत में पनपी है। उसमें कायता संस्कृति जो ईसा पूर्व 2700, मालवा संस्कृति जो 1700 से 1200, ईसा पूर्व सब है। आहार संस्कृति ईसा पूर्व 2100 से 1500, ग्रीक मुल्बान संस्कृति 2000 से 1500, सवाला संस्कृति ईसा पूर्व 2000 से 1800, चिरान संस्कृति ईसा पूर्व 1500 750, जोके संस्कृति ईसा पूर्व 1400 से 700। ये सभी संस्कृति हमको दिखाई पड़ती, लेकिन इतिहास के ये संस्कृति प्रमाण जैसे सिंधु संस्कृति प्रमाण दिखाई देते हैं, वैसे वहाँ इनके प्रमाण हमें अभी तक उतने दिखाई नहीं दिए। उसके बाद में शाक्य मुनि बुद्धा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वो 7वीं शती का संदर्भ आता है। 7वीं 5वीं शती का संदर्भ से बुद्ध काल का संदर्भ आता है। अब बुद्ध धर्म को राजस्व मिलने के कारण बुद्ध युग का उदय होता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शिलालेखों में प्राचीन भारत का इतिहास खत्म करता है। और सम्राट अशोक शिलालेख, लघु शिलालेख, भाबरू शिलालेख, कलिंग शिलालेख, बृहद शिलालेख, स्तंभ शिलालेख, लघु स्तंभ शिलालेख, गुफालेख इस प्रकार का संदर्भ हमको दिखाई देती है। जब सम्राट अशोक कालखंड से इसका हमें प्रमाण दिखाई देते हैं। लिपि भी 3 प्रकार की होती है, चित्रलिपि, भावलिपि और ध्वनि लिपि। हम इस पर कभी चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि मिली या पढ़ी, वो समझी या पढ़ी नहीं गई है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। उसके बाद बुद्ध काल की जो धम्मा लिपि है या ब्राह्मी लिपि है वो पढ़ी गई है, समझी गई है। और उसके बाद में उस काल में मागधीय भाषा थी, पाली प्राकृत भाषा थी बुद्ध काल में। और बुद्ध काल में हीनयान महायान विवाद पर बुद्ध जाने के बाद महाभारत का महाहीनयान का विवाद आया और महायान संप्रदाय ने उसके बाद हिब्रू संस्कृत भाषा को जन्म दिया। आज जो हमको संस्कृत दिखाई देती है वो क्लासिकल संस्कृत है। ब्राह्मी लिपि ही सभी लिपियों का जननी है, ये हमको दिखाई देती है, क्योंकि उस समय ब्राह्मी लिपि थी, धम्म लिपि थी। वही सभी लिपि, भारत के सभी लिपियों की जननी जो है वो ब्राह्मी लिपि है। अब बुद्ध साहित्य ही पहला साहित्य है, बुद्ध साहित्य है विश्व का, भारत का, जिसने सभी भाषा साहित्य को जन्म दिया है। जितने भारत में जितने साहित्य है सभी का जन्म ये बुद्ध साहित्य ने दिया है। हम इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। ब्राह्मी लिपि का आविष्कार ईसा पूर्व 6वीं या 7वीं सदी में हुआ। बुद्ध काल में भाषा ये बागधी, पाली, प्राकृत रही है। 3वीं शती में महाहीनयान संप्रदाय में विवाद रहा। बाद हिब्रू संस्कृत भाषा का आविष्कार हुआ। उसके बाद में ईसा पूर्व 1वीं शती से 5वीं शती में अपभ्रंश भाषा का उदय हुआ। 12वीं शती में आदि हिंदी भाषा का उदय हुआ। और पाली प्राकृत भाषा का अंतिम अपभ्रंश अवस्था ही आदि हिंदी है। ये हमको समझना पड़ेगा। पाली प्राकृत भाषा की अंतिम अपभ्रंश अवस्था ही आदि हिंदी है, क्यों अपभ्रंश भाषा का उसके पहले 1ली और 5वीं शती में, ईसा पूर्व 1ली और 5वीं शती के बीच में अपभ्रंश भाषा का आविष्कार हुआ था। उसके बाद में अंतिम अवस्था ये आदि हिंदी रही है। बाद में देवनागरी लिपि, जो हम आज देवनागरी लिपि देखते हैं, हमारी जो भाषा है वो देवनागरी लिपि है। उसका प्रारंभ 11वीं शती में हुआ, लेकिन 1796 में वो उसका जो प्रारूप रहा वो 1100 रहा है, लेकिन प्रारंभ ये 1796 में हुआ।
लिपि भी दो भागों में हम विभागित कर सकते हैं, उत्तरी धारा और दक्षिण धारा। उत्तरी धारा में गुप्त लिपि, कुटल लिपि, सादा लिपि, देवनागरी लिपि का हम सब लेंगे, और दक्षिण धारा में तेलुगु लिपि, कन्नड़ लिपि, तमिल लिपि, कलिंग लिपि, ग्रंथ लिपि, मध्यदेशी लिपि और पश्चिम लिपि को हम ले सकते हैं। उसके बाद में खरष्ट लिपि, शंकर लिपि का भी वो जिक्र हमको दिखाई पड़ता है। हीनयान महायान संप्रदाय विभाजन के बाद 5वीं शती में वज्रयान को जन्म दिया महायान ने, और 8वीं शती में वज्रयान ने तंत्रयान को जन्म दिया। उसके बाद में 800 ईसा पूर्व ईस्वी 850 में शंकर नाम का व्यक्ति का जन्म होता है, और बाद में वो वैष्णव शैव पंथ और शक्त पंथ का उदय होता है। आदि को स्वयं को आदित्य शंकराचार्य घोषित करता है और महायान बुद्ध विहारों का आधिपत्य करता है। और उसके बाद में बुद्ध धर्म अवनति की शुरुआत वहीं से होती है, वैदिक धर्म का उदय होता है, और बुद्ध धर्म का जो प्रसार है वो शिलालेख ताम्रपत्र पर दिखाई पड़ता है।